हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं और उसी में हम चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 को अगर आप देखोगे तो हम देखेंगे जाति, धर्म और आपका लैंगिक मसले। तो हम तीन आपका मोटे मोटे ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम बात करेंगे। जाति पर बात करेंगे, धर्म पर बात करेंगे और जो आपका लैंगिक जो आपके मसले हैं, इन लैंगिक मसलों पर हम लोग बात करेंगे, जैसे स्त्री पुरुष का। ठीक, आइए हम लोग चलते हैं और सबसे पहले चैप्टर है हमारे सामने और चैप्टर का जो परिचय है वो हमारे सामने है और चैप्टर का परिचय देखते हैं। सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं। कह रहा है कि सामाजिक विविधता है तो वो लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होता है। और राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति की कोई असंभावना की बात नहीं। कह रहे कि अगर समाज में असमानता है, अनइक्वालिटी है, तो उसमें किसी की अभिव्यक्ति की कोई असंभव बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी, उसे सब कुछ मिलेगा, उसकी अभिव्यक्ति भी उसको मिलेगी। कई बार तो अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है और कह रहे हैं कि बहुत बार क्या होता है, जो अभिव्यक्ति है वो आपका प्रॉफिटेबल होती है। इस अध्याय में हम विचार करेंगे कि भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश है। हम क्या करेंगे? लोकतंत्र का जो कामकाज है उसको परखने की। यह सामाजिक विभाजन, भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं, ये असमानताएं कैसी होती हैं, किस तरह में राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे और हम देखेंगे कि इन सब में असमानताओं पर आधारित अलग अलग आपका अभिव्यक्ति के लाभ या नुकसानदेह होगी। अब बात करेंगे लैंगिक मसले की और राजनीति की, कि क्या आपके लैंगिक मसले हैं और क्या आपकी राजनीति है। इसके विषय में हम लोग आपका देखेंगे। चलिए, तो आपने देख लिया कि अभिव्यक्ति क्या है और अगर आपकी विविधता है तो वो विविधता कोई आपका खतरा नहीं है बल्कि उससे लाभ ही है। कह रहे कि निजी और सार्वजनिक विभाजन, निजी मतलब किसी के व्यक्तिगत हित के लिए हो सकता है, अपना हो सकता है, और एक सबके लिए विभाजन होता है। अब कह रहे राजनीतिक में लैंगिक मसलों पर बात करेंगे। लैंगिक मसले में स्त्री और पुरुष, ठीक है। अब यहाँ स्त्री पुरुष यानी कि लड़के और आपका लड़कियों के पालन पोषण में क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठ दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने की। ये बड़ी आम विचारधारा है। क्या विचारधारा है? कि लड़के और लड़कियों का पालन पोषण जो है वो उनके क्रम की, उनके मन में ये बात बैठा दी जाती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो गृहस्थी चलाने, और जो औरतें हैं उनका जो मुख्य काम है वो आपका गृहस्थ है। ठीक, यह चीजें अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन को झेलती है। कैसे हैं? श्रम के लैंगिक विभाजन को झेलती है। औरतें घर के अंदर सारा काम काज, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द सारे काम नहीं कर सकते। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों करना औरतों के जिम्मे है। कह रहे घर का खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, ये सारे जिम्मा किसका है? औरतों का है, ऐसा वो सोचते हैं। जब सिलाई कटाई तक इन सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घरों के बाहर करते हैं।
मान लीजिए कहीं आपको होटल में काम करना हो, कहीं खाना बनाना हो किसी होटल में, अच्छी सैलरी हो, कहीं पर काम काज करना हो, तो बड़े भाग के जाएंगे और पूरे जो मैन है वो खुशी खुशी हैप्पीली उस काम को करेंगे। और यही काम अगर घर के भाग तो खुश हैं। अधिकांश दर्जी या होटल या रसोइये पुरुष होते हैं। कह रहे हैं आप अच्छे अच्छे आपका टेलर देख लीजिए, वो सब पुरुष ही होते हैं, और जो शेफ हैं वो भी पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर काम नहीं करती। ऐसा भी नहीं है, गांव में स्त्री पानी जलवान जुटाने से लेकर खेत में टहलने तक का काम करती है। यानी कि स्त्रियों का काम बहुत ज्यादा है, चाहे घर का काम हो, चाहे खेत का काम हो, हर क्षेत्र में महिला अपना विशेष योगदान देती है। शहरों में भी हम वहां देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवारों में नौकरानी का काम कर रही हैं और मध्यम वर्गीय स्त्रियां काम करने के लिए दफ्तर जा रही हैं। सच्चाई यही है कि अधिकतर महिला अपने घरेलू काम के लिए अतिरिक्त अपनी आय आमदनी कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करती हैं। यानी कि सबको क्या चाहिए? अतिरिक्त आमदनी चाहिए, और उसी अतिरिक्त आमदनी के लिए वो कुछ ना कुछ करती है। लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। उन्हें दिन रात काम करके ही उन्हें श्रेय नहीं दिया मिलता, और उनको नहीं करने के साथ उनको श्रम जो है आपका नहीं दिया जाता। श्रम में इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ है कि औरतों तो घर में चार दीवारी में सिमट कर रह गई। औरतें कैसी हैं? घर की चार दीवारी में आपका सिमट कर रह गई, और बाहर के सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। यानी कि सार्वजनिक जीवन में तो उनकी भूमिका बहुत है, खाना बनाना है, समाज को देखना है, ये पालन पोषण, मतलब हर फील्ड में महिला अपना पूरा योगदान दे रही है। चाहे घर का पालन पोषण हो, खेत में काम करना हो, बच्चे की जिम्मेदारी लेना हो, हर तरह का परिवार संभालने के लिए वो हर क्षेत्र में आगे कर रही है। लेकिन वही बात अगर राजनीतिक भूमिका की आती है तो उसकी भूमिका ना के बराबर हमको दिखाई देती है। यह बात अधिकतर समाजों में लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदार करके वोट देने या सिर्फ राजनीतिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीतिक में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए। क्या किया? औरतों ने अपने संगठन बनाए, बराबरी के अधिकारी होने के हासिल के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं ने राजनीतिक और वैधानिक दर्जों की ऊंचाई उठाने और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए मांग की गई। यानी कि उन्होंने अपनी शिक्षा और रोजगार के लिए मांग की। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिला दोनों ने औरतों में व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में की बराबरी की मांग उठाई। इस आंदोलन ने नारीवादी आंदोलन कहा गया। जब औरतों ने अपनी शिक्षा के लिए तथा किसके लिए? रोजगार की मांग उठाई तो क्या कहा गया? नारीवादी आंदोलन। ठीक, आपसे पूछ लिया जाए नारीवादी आंदोलन किसको लेकर है तो क्लियर हो जाए। देख लिया? चलिए पीछे देखिए किस तरह से महिलाओं ने अपने मुद्दों को लेकर इस आंदोलन में आपका बात करी है, कैसे उनकी भूमिका रही है हर क्षेत्र में। देख लिया निजी विभाजन में। देखिए इस सबसे बड़ी बात है, इस दुनिया में महिलाओं ने जो भी अपने अधिकार पाए हैं, चाहे वो राजनीति के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, वोट गिनने को लेकर हो, समाज में
समानता के लिए हो। दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, महिलाओं ने अपने अधिकार पाने के लिए स्वयं संघर्ष किया है। वो ये सड़कों पर उतरी हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए हैं और अपने हक के लिए उन्होंने बात रखी है। तो कोई ऐसा मौका नहीं है कि केवल यही है, भारत में भी, हमारे देश में भी बहुत सारी चीजें बड़े आम रूप में देखने के लिए मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए, आदर्श स्त्रियां कुछ बनेंगी, टीवी सीरियल निर्माता, आदर्श, ठीक, फैशन उद्योग के लिए आदर्श सुंदरिया, समाज के लिए आदर्श गृहिणी। फैशन के लिए ऐसी महिला चाहिए और हम सोचते हैं कि हमको ऐसी गृहस्थी हो जिसके 8 हाथ हो, घर के काम काज भी करे, सब कुछ देखे, खाना बनाए, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ, पूरा काम तुम्हारे कहने से, ठीक। और नियोजित और सहकर्मी जो परिवार है उसमें देखें, पूरा आपको देखने को मिलेगा। बात कर रहे हैं लैंगिक विभाजन और राजनीतिक अभिव्यक्ति, और आपका इस सवाल पर राजनीतिक गोलाबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और जो आपका प्रबंधक है और कॉलेज, विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे आपके पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले कामों में महिलाओं के लायक नहीं माना जाता। दुनिया में कुछ हिस्सों में, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन जैसे देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी काफी ऊंची है। कुछ ऐसे देश जैसे आपका नॉर्वे हुआ, फिनलैंड हुआ, स्वीडन हुआ, और इन देशों में कैसा है, महिलाओं का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफी ऊंचा है। यानी क्यों, महिलाओं को वो सारे अधिकार, वो सारी चीजें बराबरी की मिलती हैं जो सेम किसी और देशों में जो आपका पुरुषों को मिलती है। वही अधिकार है, ठीक, वही अधिकार उनको देखने के लिए मिलते हैं, वही अधिकार इनको दिए जाते हैं, ठीक। अब समय समय का उपयोग, दैनिक घंटे और मिनट। अब देखिए, आदमी वाले काम, सुबह 6 बजे, 2:40, मतलब पूरा दिखाया गया है कि किस तरह काम करती हैं। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, फिर वो 2 बजे फ्री होती हैं, आदमी काम करता है, मतलब एक पूरा चार्ट दिखाने का प्रयास किया है। क्या कह रहे हैं, देखते हैं। हमारे देश में आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर अभी भी पुरुष से काफी पीछे हैं। यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल रिफॉर्म नहीं हुआ है, नहीं, रिफॉर्म हुआ है, लेकिन रिफॉर्म इतना नहीं हुआ कि वो आज भी पुरुषों से पीछे हैं। कौन? महिला। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है, यानी कि पितृ प्रधान का मतलब है यहाँ आज भी पैट्रियोटिक आपकी सोसाइटी है। अगर माता पिता हो तो पिता को ज्यादा प्रायोरिटी है उनकी चीजों को लेकर, उनके डिसीजन मेकर को लेकर। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव है और उनका दमन होता है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन तो मिलेगा महिला और पुरुषों में, अगर आप देखोगे तो ये अंतर तो आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे महिलाओं में साक्षरता दर अभी भी मात्र कितनी है, 54% है, जबकि पुरुषों में कितनी है, 76%। यानी कि कहाँ आपका 54% और कहाँ आपका 76%, तो अंतर तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये परसेंटेज में है, ध्यान रखिए, और ये भी परसेंटेज में, तो इनके बीच में अंतर आपको दिखाई देगा। इस प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन, आपने 12वीं पास कर ली, 12वीं पास करने के बाद हायर एजुकेशन सब लड़कियों को नहीं मिलती। मान लीजिए 100 लड़कियों ने 12th पास करा, उनमें से 60 आपका ग्रेजुएशन करेंगी और शायद 20 उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करें, और हो सकता है एक भी पीएचडी कर पाए या ना कर पाए। तो ये डाटा अलग अलग होता जाता है, बदलता चला जाता है, ठीक। तो रेट आज भी गिरा हुआ है इस दिशा में। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिमाण पर गौर करते हैं, गौर मतलब रिजल्ट करेंगे, आप जब हमारा रिजल्ट आता है तो कई
जगह बाप का लड़कियों ने बाजी मार ली होती है और कई जगह उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। यानी कि बहुत जगह तो आपका लड़कियां ही आपकी फर्स्ट आती हैं और अगर आएंगी भी, अगर मान लो पिछड़ गई तो लड़कों से खास दूर नहीं रहती। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा बोर्ड में, इस बार आपके सीबीएसई की लड़की टॉपर है, अगर दूसरे नंबर पर लड़की आई है, पहले नंबर से केवल उसके कुछ परसेंट ही कम रहे, तो इस तरीके से होती है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों का लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़के पर ज्यादा खर्च करने पसंद करते हैं। कैसे होता है? मान लीजिए उनके रिसोर्सेस हैं, मान लीजिए उनके पास पैसा है, वो एक ही बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो उसमें अपने लड़के को पढ़ाएंगे, ना कि अपनी लड़की को। यानी कि उनकी प्राथमिकता, उनका रिसोर्सेज जो है आपके बदल जाते हैं। इस स्थिति के चलते चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं के साथ बहुत कम ही है। कह रहे हैं कि बहुत कम ही लोग वहां पहुंच पाते हैं। भारत में औसतन एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे कम काम करती है और 1 घंटे ज्यादा काम करती है, यानी पुरुष 1 घंटा कम करता है। उसके ज्यादातर काम करने के लिए उसे पैसे नहीं मिलते। महिला अगर कुछ घर में काम करती है, खाना बनाती है, उसके पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। क्या नहीं मानते? आपका मूल्यवान। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियमों में कहा गया है कि समान काम करने के लिए समान मजदूरी दी जाए। बहरहाल काम करके हर एक क्षेत्र में, यानी कि खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा घर तक, चाहे आपका स्पोर्ट हो, चाहे आपका सिनेमा हो, या फिर कोई भी कारखाने हो से लेकर चाहे खेत खलियान हो, सब जगह आपका महिला आपके पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी ही मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। चाहे दोनों ने आपको क्या किया है, समान काम किया हो, लेकिन मजदूरी महिलाओं को कम मिलती है। ऐसा ही बता रहे हैं। एक बार देख लीजिए, क्या स्थिति ऐसी ही है या कुछ अंतर है या कुछ और आपने इसमें। अब थोड़ा सा एक शब्द आया था, पैट्रियोटिक, पैतृक प्रधान। इसका अर्थ है पिता का शासन। पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों से ज्यादा महत्व, शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए किया है। यानी कि अगर स्त्री पुरुष खड़े हों घर में, तो वहां पुरुष को ज्यादा आपकी वैल्यू मिलती है, ज्यादा उसकी बातों को शक्ति या ज्यादा उनकी बातों को वर्चस्व दिया जाता है, उनकी बातों का महत्व अगर ऐसे है तो उसको बोलते हैं हम। ठीक है, क्लियर हुआ? भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। बहुत सारे भारत में ऐसे हिस्से हैं जहाँ केवल ये सोचते हैं कि कुछ भी हो, लड़का हमारे हो जाए, चाह होती है। लड़की के जन्म को लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके, मानसिकता आपकी पनपती है कि पैदा होने से पहले उसको खत्म करने की जो मानसिकता है वो पनपती है। इससे देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या में गिरावट गिरकर 919 हो गई। यानी कि 1000 लड़कों की तुलना, देखिए 919 से कितने पर? 1000। यानी कि ये कौन से हैं? बॉय और ये क्या है? गर्ल। यानी कि अगर आप कंपेयर करोगे तो 1000 लड़कों पर 919 आपको लड़कियां मिलेंगी। यानी कि यहाँ भी इनका अनुपात कम है। क्या है? यहाँ पर भी देखोगे तो इनका अनुपात आपको कम दिखाई देगा। तो ये अनुपात इन्हें कम देखने के लिए आपका मिल रहा है। ठीक, कई जगहों में यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं 800 भी है।
यानी कि जहां ये लिख रहा है ना 919, ये कहीं 850 भी है और कहीं कहीं 800 भी। तो ये सारे अनुपात रेट भी आपको देखने के लिए मिले, तो अलग अलग रेट पे भी आपको मिलती है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा के खबरें रोज पढ़ने को मिलती हैं। हमारी शहरी इलाकों में महिलाओं के लिए खास तौर पर असुरक्षित हैं। वे घरों में सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि वे उन्हें मारपीट और अनेक तरह के घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। कैसा करना पड़ता है? अनेक तरह की मारपीट और घरेलू जो हिंसा है वो आपका झेलनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें इसमें हमको देखने के लिए मिलती हैं और ये सारी चीजें ठीक। ये एक डाटा देखिए, यानी कि महिला और पुरुषों की तुलना में आज भी हमको जो है बहुत अंतर आपका दिखाई देता है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जो महिला है उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है? ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उसके साथ साथ समान व्यवहार वाले मुद्दे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। ये कोई आपकी कॉमन बात नहीं है, हर जगह ऐसा होता है। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और आपका महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों की सत्ता पर निर्णय नहीं होगा, क्या है, औरतों की सत्ता पर निर्णय नहीं होगा, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। तब तक क्या है, इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरीका है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ा दी जाए। अगर आप चाहते हैं वाकई में महिलाओं का सत्ता पर नियंत्रण हो, महिला का भी आंदोलन हो, महिला का भी जो बढ़ावा मिले, इन सब चीजों में एक ही ऐसा प्राइम है कार्य है, आप जिसको कर दोगे, आप महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है आप उसको बढ़ा दीजिए। भारत की विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनुपात बहुत कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.6% रही, यानी 14.36% रही। राज्यों की विधानसभाओं में उसका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है, यानी कि स्टेट असेंबली में जो है महिला का प्रतिनिधित्व कम है, यानी कि एमपी और आपका एमएलए पुरुष ज्यादा है, महिला कम है। कैसा है? पुरुष ज्यादा है, महिला कम है। इस मामले में भारत दुनिया के देशों में काफी नीचे है। अगर इस मामले को देखें तो भारत का ग्राफ काफी नीचे है, क्योंकि वहां महिलाओं की प्रतिनिधि पुरुषों की तुलना में कर दी जाती है। क्लियर है? प्रश्न 44 को देखें और बॉक्स भरें। भारत में इस मामले में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कई विकसित देशों से भी पीछे है, और कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई, पर मंत्रिमंडल में पुरुषों ने उसका वर्चस्व रहा। कि अगर मान लो कोई महिला आपका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन वर्चस्व किसका रहेगा? पुरुषों का ही रहेगा। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है जहां स्थानीय सरकार यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा। कैसा है? 10 लाख से ज्यादा है। महिला संगठन और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीट, 1/3 का मतलब है 1/3। अगर मान लीजिए आपके यहाँ 120 एमपी चुने जाएंगे,
तो 103 का अब आप लगा लीजिए 2/3 गुणा कर लीजिए, तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। ठीक, 1/3 आपको इसमें से निकालना है। अब मान लीजिए 100 है तो 1/3 का मतलब 30%, 33%, ऐसे कर लीजिए। 33% आपको महिलाओं, फीमेल को चुनना होगा। महिलाओं के लिए सीट उसको रिजर्व कराने की बात की गई है। सांसद को हमेशा, अच्छा मैंने क्या कर दिया था, 2/3 नहीं, 1/3, 1/3 हो जाएगा 120 का 1/3, 1/3, 40 सीटों के लिए रखना पड़ेगा। ठीक, संसद इस आशय का विधेयक पेश किया है। 10 वर्षों से भी ज्यादा अवधि में वो आपका लटका पड़ा है, लेकिन फिलहाल पास है। और ज्यादा अवधि में लटका पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एक मत नहीं है और यह एक पास नहीं हो सकता। कैसा है, एक मत नहीं है और ये अभी पूरा इतना पास नहीं हो सकता है। तो देखिए महिलाओं को कैसे राजनीति में एंट्री मिलेगी, क्या उसका प्रावधान है, क्या कुछ है, सब स्पष्ट किया गया है। एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़े। जैसे देखिए कितनी सीटों को आरक्षित करने की बात की गई है और महिलाओं का वर्चस्व लोकसभा में कितना है, कैसे उनकी बात कर रहे हैं कि कितना महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसमें होना चाहिए और क्या एकमात्र तरीका है। ठीक है, इसकी बात करी गई है, देखिएगा आप। चलिए, तो एक बार थोड़ा सा इसको आप एक बार देखिए घर जाकर और इन सारे मसलों को देखिए, क्योंकि संसद तक महिलाओं को पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए क्या और करना चाहिए कि राजनीतिक रूप से वो आपका सशक्त हो सकें। ये हमको ऐसे प्रयास, ये सारी चीजें हमको करनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।